तो गाइस स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल ओके फॉरगेट इट। तो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है टॉर्सन पे पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम सोम के दो चैप्टर खत्म कर चुके हैं और ये हमारा तीसरा चैप्टर है। और इसके बाद मेरे अकॉर्डिंग 3 चैप्टर और बचेगा और आई थिंक 3 डेज, ठीक है। एक दिन में एक ही चैप्टर मैं कर पा रहा हूँ गाइस, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा काम रहता है। सो मैं और वीडियोस को नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, 3 डेज काफ़ी है। सोम हमारा खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम एफएम चालू करेंगे। तो हम टॉर्सन स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक्सियल स्ट्रेस देखा, उसके बाद शियर देखा, बेंडिंग देखा। अब हम टॉर्सन देखने वाले हैं। थोड़े बहुत यहाँ पे आपको रिलेशन भी बताएंगे अपन तक, ताकि याद आ जाए, कनेक्ट कर पाए। तो गाइज अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको कनेक्ट करते हुए हमको करना है। तो इस वीडियोस में क्या करूंगा, इस वीडियो में मैं जनरली करने क्या वाला हूँ, आपको टॉर्शन पढ़ाऊंगा और टॉर्शन पढ़ाने के लास्ट में एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या रहेगा कि आपको भी समझ में आ जाएगा किस तरीके से पढ़ना है। क्या होता है गाइस कि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ होता है। सोम तो बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, बहुत कुछ पढ़ने के लिए है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। बट यार, जो एज ए जूनियर इंजीनियरिंग के लिए हमें इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतनी चीज आती ही नहीं है तो क्यों मेहनत करें, स्मार्ट तरीके से पढ़ें। आप गेट की तैयारी तो नहीं कर रहे हो हमारे इस वीडियो से, जाहिर सी बात है। आईएएस की तैयारी तो कर नहीं रहे हो कि एकदम घुस घुस कर डीप तक जाना है। बट हाँ, इतना डीप तक मैं आपको जरूर ले जाऊंगा ताकि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो जाए, कोई पूछे तो आपको बेइज्जती ना हो पाए, ठीक है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वो घंटे को जरूर जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन से पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आपको पहले मैं पुरानी चीजें याद दिला दूं। अपन स्टार्ट किए थे सोम लोड से। लोड की वजह से बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है। जब बॉडी में लोड लगता है तो वो लोड दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से जल्दी आप रिपीट करो, नॉर्मल लोड और दूसरा कौन सा होता है, शियर लोड, सॉरी ट्रांसवर्स लोड, ठीक है, ट्रांसवर्स लोड। ओके। नॉर्मल लोड हमारा दो टाइप का होता है, एक एक्सियल लगता है तो उसको एक्सियल लोड कहते हैं और सेंटर से थोड़ी दूरी पे लगता है तो इसेंट्रिक एक्सियल लोड कहते हैं। ट्रांसवर्स लोड जो होता है वो भी दो तरीके का होता है, एक ट्रांसवर्स शियर लोड होता है और एक होता है हमारा इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, है ना। एक्सियल लोड की वजह से क्या इफेक्ट आते हैं गाइस, अब ये सब जब लोड हमारे किसी बॉडी पे लगेंगे तो इफेक्ट भी आएंगे। एक्सियल लोड की वजह से एक्सियल स्ट्रेस डेवलप होता है। इसेंट्रिक एक्सियल लोड की वजह से, इसेंट्रिक एक्सियल लोड मतलब जैसे ये एक्सिस है तो इससे दूरी में लगना, एक्सिस से थोड़ी दूर पे लगना है, तो ये सेंटर से डिस्टेंस ई, ये हो गया ये जो लोड है इसेंट्रिक एक्सियल लोड। इसकी वजह से क्या क्या मिलता था हमें, हमें एक्सियल स्ट्रेस मिलता था और क्या मिलता था साथ में, बेंडिंग स्ट्रेस मिलता था। फिर हम ट्रांसवर्स शियर लोड की बात करें तो नॉर्मल से परपेंडिकुलर अगर लगे एक्सिस, अगर लोड के एक्सिस से परपेंडिकुलर, सॉरी बॉडी के एक्सिस से लोड परपेंडिकुलर पे लगे तो ट्रांसवर्स शियर लोड कहते हैं, है ना। इसकी वजह से क्या क्या होता था, एक डायरेक्ट शियर स्ट्रेस डेवलप होता था और दूसरा हमारा डेवलप होता था बेंडिंग। फिर इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड से हमारा क्या क्या डेवलप होता था, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस डेवलप होता था, बेंडिंग डेवलप होता था और साथ में टॉर्सन भी डेवलप होता है। तो तीन तरीके के इफेक्ट देखते हैं इस लोड से बॉडीज में। तो सबसे पहले हमने वीडियोस में एक्सियल स्ट्रेस के बारे में देख लिया, दूसरे में हमने बेंडिंग स्ट्रेस देखा, उसके बाद हमने डायरेक्ट शियर स्ट्रेस के बारे में भी देख लिया, समझ लिया, क्वेश्चंस कर लिया। अब एक ही चीज बच गया, टॉर्सन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था गाइस कि ये जो हमारा जो लोड का मैंने ये ग्राफ, जो ये टेबल डायग्राम बनाया हूँ, ये सोम का 4 चैप्टर है। एक चैप्टर तो हमारा लोड हो गया, उसको अगर हटा दें तो उस लोड से होने वाले इफेक्ट के 4 तरीके के इफेक्ट होते हैं बॉडी में जब भी लोड लगता है। यही लोड लगेगी, इसके अलावा तो कोई और लोड होता नहीं है। इनकी वजह से 4 तरीके के नए इफेक्ट हमको देखने को मिले बॉडी में, और वो चारों इफेक्ट सोम का 4 चैप्टर है। एक्सियल स्ट्रेस सोम का एक चैप्टर है, बेंडिंग स्ट्रेस सोम का चैप्टर है, शियर स्ट्रेस सोम का एक चैप्टर है, टॉर्सनल हमारा चैप्टर है जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से सोम हमारा पता हुआ है। तो चलिए अब हम टॉर्सनल को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आई
थिंक ब्लैक हो गया होगा स्क्रीन, होता है कभी कभी एरर आ जाता है। हाँ, तो अभी एक फॉर्मूला हम देखने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला? अभी हमने जब शेयर स्ट्रेस पढ़ रहे थे, जब हम शेयर स्ट्रेस, इससे पहले का चैप्टर 2 जो हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमारा एक फ्लेक्सुरल फॉर्मूला आया था। फ्लेक्सुरल फॉर्मूला आया था, है ना? क्या आया था? m upon I which is equal to sigma upon y which is equal to g theta upon l, यही था ना? हाँ, यही फ्लेक्सुरल फॉर्मूला था। ओके, नॉट दिस, इसको मिटाया जाए पहले, ये नहीं था, दिस ई अपॉन आर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस। एक जो हमारा ये हो गया फ्लेक्सुरल फॉर्मूला, जो कि हम शियर स्ट्रेस के टॉपिक में पढ़ते हैं। दूसरा, हम इस चैप्टर में टॉर्सन वाले में, टॉर्सन के टॉपिक में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज टी अपॉन जे विच इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर विच इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। ठीक है, तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। मेरे ख्याल से जो भी ये नोटेशन दिए हुए हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता होगा। जैसे m क्या है हमारा मूवमेंट, I क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा या फिर सिग्मा मैक्स या सिग्मा बी लिखते हैं, डेट इज बेंडिंग स्ट्रेस, y क्या है न्यूट्रल एक्सिस से फाइबर का ऊपर जो भी बॉडी का फाइबर का जो डिस्टेंस है वो, E क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस कहते हैं, R क्या है रेडियस, ठीक है, क्रॉस सेक्शन का रेडियस। वैसे ही टॉर्सन में इस चैप्टर में टी क्या है टॉर्सन, जैसे एम मूवमेंट था, टी टॉर्सन, आई यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था, यहाँ पे जे क्या होगा हमारा पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, टाउ क्या है, यहाँ पे सिग्मा बी क्या था बेंडिंग स्ट्रेस, यहाँ पे टाउ क्या है टॉर्शनल स्ट्रेस, यहाँ पे वाई क्या था न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, और ये आर क्या है ये हमारा रेडियस, वही न्यूट्रल एक्सिस से रेडियस। ठीक है, उसके बाद E अपॉन आर, यहाँ पे जी थीटा अपॉन एल आता है। एल क्या होगा लेंथ ऑफ बार, जो भी लेंथ होगा बार का लेंथ। थीटा क्या है एंगल ऑफ ट्विस्ट, क्योंकि वो ट्विस्ट होता है। ठीक है, तो टॉर्सन वही हुआ ना, जब ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट को अगर मैं इस तरीके से ट्विस्ट करूं तो उसके अंदर ट्विस्टिंग होगा, और वो किस इस ये ट्विस्टिंग आपको ये इस सरफेस पे नहीं दिखेगा, ट्विस्ट हो जब होता है तो क्रॉस सेक्शन पे दिखता है हमको। ठीक है, तो ट्विस्ट आपको यहाँ पे, ट्विस्टिंग आपको इधर दिखता है, क्लियर है, और स्ट्रेस आपको इधर दिखता है बॉडी पे। तो ये चीज ध्यान रखना। जैसे मैं यहाँ फिगर बना के बता रहा हूँ कि मैं पूछूं शियर स्ट्रेस, जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, तो मैं ये जो डायग्राम बना रहा हूँ आपको, ठीक है, दिस, ये जो हमारा बनता है ना इस तरीके से, तो ये हमारा शियर स्ट्रेस बता रहा है। शियर स्ट्रेस बॉडी के इस जिधर लोड लग रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा शियर स्ट्रेस भी लगता है। बट अगर टॉर्सन की बात करें तो टॉर्सन हमारे इस बॉडी पे नहीं लगकर उसके क्रॉस सेक्शन पे लगता है। ठीक है, उसके क्रॉस सेक्शन पे लगता है, दिस, ये इधर लगता है, क्रॉस सेक्शन पे लगता है इस तरीके से, है ना? दोनों का डायग्राम, दोनों का अगर डायग्राम देखोगे, शियर स्ट्रेस डायग्राम और टॉर्सनल स्ट्रेस डायग्राम, दोनों का सेम दिखता है, बट कुछ डिफरेंस है बताऊंगा। यहाँ पे लोड का जो डायरेक्शन होता है ना गाइस, उसी की तरफ हमारा बेंडिंग स्ट्रेस का भी जाता है। इट्स नॉट अ शियर स्ट्रेस डायग्राम, इट्स अ बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, ध्यान रखना। बट इन केस ऑफ टॉर्सनल स्ट्रेस डायग्राम, अगर टॉर्सनल हमारा इस ट्विस्टिंग अगर इधर हो रहा है तो हमारा जो इसका डायरेक्शन होगा, तो अगर ट्विस्टिंग हमारा इधर की ओर हो रहा है तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, टाउ का डायरेक्शन जो है इधर की ओर होगा। ठीक है, और यही इस केस में देखा जाए तो अगर लोड इधर लग रहा है तो हमारा वो भी उधर ही रहेगा। ठीक है, अगर लोड इधर लग रहा है तो ये ग्राफ ऐसे बन जाता है, दिस, है ना? ये चीज ध्यान रखना। तो ये जो फॉर्मूला मुझे मेन क्या बताना था, अभी तो हम अपन चलेंगे वहां तक, बट अपन को जो मेरे को मेन चीज बताना है, ये जो दो फॉर्मूला है इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लो, क्योंकि काफी सारे रिलेशन बनते हैं और काफी सारे न्यूमेरिकल इस दो फॉर्मूले पे ही बसता है। क्लियर है, काफी सारे न्यूमेरिकल इन दोनों फॉर्मूले पे बसता है, और आप अगर ये फॉर्मूला भूल गए ना, और सोम का कहा जाए तो सोम का अमृत है, ये दो फॉर्मूला पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का अमृत है, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की चीजें इन्हीं दोनों फॉर्मूले पे डिपेंड है, फ्लेक्सुरल फॉर्मूला और टॉर्सनल फॉर्मूला। तो ये एकदम अच्छी तरीके से अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, और भूल जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके,
ना अभी और भी फॉर्मूला, अभी हम फॉर्मूले से खेल रहे हैं, थोड़ा बहुत हम फॉर्मूले से खेलेंगे। आप ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स देखते आ रहे हो, तो सारे फॉर्मूले जो मैं यहाँ पे बताता जा रहा हूँ आपको रिकॉल हो जाएगा। अभी हम थोड़ा सा फॉर्मूले से खेल लेंगे, उसके बाद हम अपने मेन चैप्टर पे चलेंगे। अच्छा, जब आप एक्सियल लोड की बात करते हो, और एक्सियल लोड की वजह से जो आपके डिफ्लेक्शन पड़े थे, क्या डिफ्लेक्शन पड़े थे? पी एल अपॉन ए ई, यही पड़े थे ना, ठीक है। और यही एक्सियल लोड की वजह से, तो बेंडिंग की वजह से क्या आता है, अगर आप इस फॉर्मूले को देखा जाए, बेंडिंग का, जैसे आप स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हो ना, 1/2 पी इंटू डेल, किसके केस में? एक्सियल के केस में, ठीक है। मूवमेंट के केस में क्या लिखते हो? स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 एम इंटू थीटा, ओके। और टॉर्सन के केस में, ट्विस्टिंग के केस में या टॉर्सन के केस में स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग 1/2 डी थीटा, है ना। इसी तरीके से एक्सियल लोड में जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है पी एल अपॉन ए ई, और हमारा जो टॉर्सनल है, टॉर्सनल स्ट्रेस में जो हमारा डिफ्लेक्शन, टॉर्सनल स्ट्रेस का डिफ्लेक्शन मतलब ट्विस्ट कितना हुआ, थीटा की वैल्यू आती है। तो थीटा को यहाँ रहने दो, इस टर्म को इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा? टी एल अपॉन जी जे। तो देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में ज्यादा कोई अंतर है नहीं, देख लो। ट्विस्टिंग में तो सुम ऐसे ही खेलता है गाइस, एक्सियल लोड जब करते हैं तो नोटेशन चेंज हो जाता है, मतलब एक ही है, देख लो मैक्सिमम चीजें। दोनों फॉर्मूले को रिलेट करने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो, इस तरीके से अगर आप याद करोगे ना तो बहुत जल्दी फॉर्मूला याद हो जाएगा, और फॉर्मूला सुम में तो पूरा फॉर्मूले का ही खेल है गाइस, ठीक है। तो बस यही छोटी मोटी चीजें आपकी बतानी थी। अब चलते हैं अपने स्पेशल चैप्टर पे कि भाई टॉर्सन भैया है क्या, टॉर्सन है क्या। सो गाइस ये फिगर को देखो, अभी और कुछ मत देखना, ठीक है, छुपा लो सबको। तो ये फिगर को अपन देखते हैं। तो देखो टॉर्सन कैसे डेवलप होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था। टॉर्सन कब डेवलप होता है? इसेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड में। इसेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड कैसा लगता है? परपेंडिकुलर लगेगा, एक्सिस के परपेंडिकुलर लगेगा, बट थोड़ी इस एक्सिस से दूरी पे, एक्सिस से कॉन्साइड नहीं करेगा, तो ये सही है। ये देखिए ये ऐसा लोड लगता है, ये हमारा एक्सिस से दूर भी है, इसेंट्रिक पे भी है, और इसका जो एक्सिस को एक्सटेंड करोगे तो ये 3D में थोड़ा सोचो इसको, तो ये कभी आपस में टकराएगा, कौन क्या बोलते हैं, कौन साइड भी नहीं होगा। ये हमारा इसेंट्रिक लोड लगा इस शाफ्ट में। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको समझने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, मैं इस तरीके से कैलकुलेशन तो कर नहीं सकता, तो मैं फोर्स ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी यूज करूंगा, और इस फोर्स को मैं सेंटर लाइन पे भेजना चाहूंगा। तो क्या इसके लिए मुझे एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करना होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मैंने ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर दिया। तो गाइस जो हमारा इक्वल एंड अपोजिट है, ये वाला और ये वाला, ये क्या करेगा पता है? इसकी वजह से ही बॉडी में टॉर्सन जनरेट होता है, इसकी वजह से ही बॉडी हमारा ट्विस्ट होता है। और जो हमारा ये वाला है, इसकी वजह से हमें बेंडिंग और एक्सियल डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, बेंडिंग और डायरेक्ट शियर स्ट्रेस हमें इसकी वजह से मिलता है। और इन अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट की वजह, देखो गाइस इस बार ये इस तरीके से लगा है ना कि आई थिंक इसके, इसको देखकर ये इस बार ये बैंड नहीं कर रहा है, इस बार ये जो इसका क्रॉस सेक्शन है ना उसको ट्विस्ट कर रहा है, उसके क्रॉस सेक्शन को इस तरीके से ट्विस्ट कर रहा है ना। तो ये जो फोर्स है ये टॉर्सन की वजह से इसको ट्विस्ट कर रहा है, क्लियर है? मतलब ये जो है ना, इसको, जिसका जो क्रॉस सेक्शन है, जो टॉर्सन होता है वो सरफेस पे नहीं होता है, वो क्रॉस सेक्शन पे दिखता है, तो इधर से उसको ट्विस्ट किया, ठीक है, इधर इधर से तो टॉर्सन, ये जो फोर्स लग रहा है ये इसको ट्विस्ट कर रहा है, इसलिए मैं क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा हूँ। बाकी का ये जो अकेला लोड है, ये जो अकेला लोड है, ये क्या करेगा? बेंडिंग और डायरेक्ट दोनों करेगा, ठीक है। तो ये जो ट्विस्टिंग है इसको किस तरीके से समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपका जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन बोल रहे हैं दिस इज बी पॉइंट, ओके, एंड दिस इज ओ पॉइंट। तो जब ये ट्विस्ट होगा, जब ये वाला पार्ट ट्विस्ट होगा, तो इस तरीके से मान लीजिए पहले इस पॉइंट पे था, ए पे था, और जब ट्विस्ट किया, थीटा पे ट्विस्ट हुआ, तो ये ए डैश पे चला गया। ये ट्विस्टिंग की वजह से क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन वाले फेस पे ये थीटा जनरेट हुआ, और ये जो थीटा है वो क्या है? इट्स नथिंग, इट्स इज एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है। दिस इज एंगल ऑफ ट्विस्ट, ये ट्विस्ट हो रहा है, ओके। और ये जो फाई बन रहा है, जो इस सेंटर से जो फाई बन रहा है,
ये थीटा पे आपने ट्विस्ट किया तो उसकी वजह से जो हमारा सरफेस है उसमें भी अंदर से ट्विस्टिंग जनरेट हुआ, ये फाई एंगल बना रहा है। ओके, ये फाई क्या है, इस फाई को अपन कहते हैं दैट इज shear एंगल, shear एंगल। ओके, और यहाँ पे डी क्या होगा, डायामीटर, ये इसका पूरे का इट इज अ डायामीटर। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन में आपको बता नहीं रहा हूँ, कुछ जरूरत नहीं है डेरिवेशन का, साइन थीटा कॉस थीटा करोगे तो डेरिवेशन करने पे जो फाई की वैल्यू आती है, फाई दैट इज शियर एंगल की जो वैल्यू आती है वो आती है थीटा, दैट इज थीटा r अपॉन l। ठीक है, वेयर l इज द लेंथ ऑफ बार, l इज द लेंथ ऑफ बार, r क्या है, यहां से यहां तक का रेडियस, डाया पूरा ये रेडियस। ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये शेयर एंगल फॉर्मूला आ गया। यहां से क्या देखकर लग रहा है, यहां से दो चीज देख कर लग रहा है। एक तो क्या दिख रहा है कि जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। और जो थीटा है, थीटा इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आर। एक चीज हमको, पहला तो ये हमको चीजें समझ में आ रही है, मैं बताऊंगा अभी ये चीज क्या है। दूसरा अगर आप देखोगे जो थीटा है वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एल के। एल को इधर भेज दो, थीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, बट इन दैट केस फाई इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एल, फाई इज नॉट अ फंक्शन है, क्योंकि जो शेयर एंगल है ना वो लेंथ पे, बॉडी के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। तो हर जगह शेयर एंगल सेम ही रहेगा पूरा, क्योंकि लेंथ कुछ कम कर दो चाहे ज्यादा कर दो, फाई फाई ही रहेगा, फाई एंगल चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी क्या है ये फंडा, ये आपको समझाता हूँ। देखिए देखिए, तो मान लेते हैं ये पहले इस तरीके से था, और जब ये ट्विस्ट हुआ तो ये थीटा ट्विस्ट हुआ। रिलेशन पढ़ने वाले हैं फाई और थीटा के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये क्या होगा, दिस, ये हो जाएगा फाई। ठीक है, इसी तरीके से रहेगा। तो ये आर रेडियस है। अब मान लीजिए अगर ये फाइबर पे हम ये चीज देख रहे हैं आर, अगर ये कैपिटल आर जो दिख रहा है इसकी वैल्यू कम कर दें, मतलब यहीं तक जाए, ये जो रेडियस है स्मॉल आर तक अगर हम जाएंगे, इसकी वजह से क्या होगा, फाई का जो वैल्यू है वो चेंज होगा। ठीक है, मतलब क्या है, देखो अभी हम यहाँ ये एंगल हमारा बना, ठीक है आर, बट इस टाइम पे हम यही बनाएंगे ठीक है, ये स्मॉल आर रख रहे हैं। तो ये जो फाई की एंगल है, तो ये कैपिटल आर में हो चाहे रेडियस, फाइबर पॉइंट का रेडियस हो चाहे इस पॉइंट का रेडियस हो, जो थीटा की वैल्यू है वो दोनों केस में सेम है। बट इसकी वजह से जो फाई था गाइस वो था फाई, और इसकी वजह से जो फाई बनेगा उसकी वैल्यू पक्का कम हो जाएगा, फाई 1 हो जाएगा, है ना। तो क्या दिख रहा है कि जो फाई है, जो फाई है वो किस पे डिपेंड करता है, वो रेडियस पे डिपेंड करता है। कम रेडियस को कम ज्यादा करोगे तो फाई भी चेंज होगा। ठीक है, शियर, तो इसलिए जो फाई है वो रेडियस पे डिपेंड करता है, बट जो थीटा है वो इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रेडियस। तो आप रेडियस कम ज्यादा करने से थीटा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, थीटा जितना पहले था थीटा छोटे में भी अभी है, बट छोट रेडियस कम ज्यादा होने से हमारी जो फाई बन रही है वो कम हो जा रही है। तो हमारे थीटा और फाई के बीच में ये रिलेशन दिखता है। ठीक है, नाउ अगर हम फाई, थीटा एंड एल के बीच में रिलेशन देखें, थीटा, थीटा एल नहीं, फाई और थीटा के बीच में रिलेशन देखें, बट इन केस ऑफ लेंथ के टर्म में, अगर हम लेंथ को चेंज करते हैं तो क्या होता है, तो देखना ध्यान से, ये मैं बना रहा हूँ, लेंथ को चेंज करूंगा तो क्या होगा। मान लीजिए पहले हमारा बार का लेंथ ये था, ठीक है, ये हमारा हो गया थीटा, ये हमारा हो गया फाई। ओके, ये लेंथ था L1। अब जब लेंथ को हम छोटा कर दिए, इस बार को अगर हम छोटा कर देंगे, इस बार को अगर हम छोटा कर देंगे, दैट इज लेंथ L2, लेंथ को अगर छोटा कर देंगे तो इन दैट केस क्या होगा, फाई पे कोई असर नहीं होने वाला है, बट थीटा जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, फाई पे कोई असर नहीं होगा, बट जो थीटा की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं गाइस, ये दो लाइन जा रही है इस तरीके से, इस तरीके से दो लाइन जा रही है। ठीक है, ये फाई अगर आप यहां से कहीं से कंसीडर करते हो इसको, या इस तरीके से इसको कंसीडर करते हो, ठीक है, तो आप ये रेडियस ले रहे हो,
या ये रेडियस ले रहे हो, यहाँ पे जो थीटा की वजह से आपको जो फाई मिल रहा है, तो आप जब लेंथ को आप चेंज करोगे, जब अंदर की ओर आओगे लेंथ को चेंज करोगे, तो ये थीटा जो है वो तो कम हो जाएगा, थीटा तो कम हो जाएगा, बट ये जो फाई है वो तो फाई ही रहेगा। यहाँ से क्या समझ में आता है, जो हमारा थीटा है वो किसके डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है लेंथ पे, बट जो फाई है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। फाई की वैल्यू लेंथ को कम ज्यादा करो, जो हमारा शेयर एंगल है वो इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लेंथ। ठीक है, तो ये आपको यही चीज हमको समझाना था कि भाई ये जो मैंने नंबर 1 बताया और नंबर 2 बताया, इसका मतलब यही है। तो ध्यान में रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फाई की वैल्यू, ठीक है, फाई की वैल्यू कब चेंज होगी, जब आप रेडियस की ऊपर नीचे करोगे। जब रेडियस ऊपर नीचे करोगे तो फाई आपका चेंज हो जाएगा, बट थीटे पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ ट्विस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रेडियस चेंज करने पे। ठीक है, बट अगर यही हम लेंथ के केस में देखें, तो लेंथ के केस में फाई पे लेंथ का कोई असर नहीं होगा, बट थीटा पे होगा। लेंथ को कम ज्यादा करोगे तो एंगल ऑफ जो ट्विस्ट है उसकी भी वैल्यू कम ज्यादा होगी। ठीक है, एक चीज ये ध्यान देना। उसके बाद अगला जो फॉर्मूला आता है गाइस, इस चैप्टर में मैंने अभी तक आपको एक तो बोला कि ये फॉर्मूला याद कर लो, टॉर्सन का टी अपॉन जे टाउ अपॉन आर जी थीटा अपॉन एल। ठीक है, एक फॉर्मूला ये। और दूसरा फॉर्मूला मैं बोला कि आप ये याद कर लो कि फाई दैट इज shear एंगल which is equal to थीटा आर अपॉन एल। थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, थीटा किस पे डिपेंड करता है, थीटा डिपेंड करता है हमारा आर पे, सॉरी थीटा डिपेंड करता है एल पे। ठीक है, अगर एल की वैल्यू चेंज ऊपर नीचे करोगे तो थीटा भी चेंज हो जाएगा। और फाई किस पे डिपेंड करता है, फाई डिपेंड करता है आर पे, आर ऊपर नीचे करोगे तो फाई चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लो अच्छे से, कंफ्यूजन होता है कभी कभी, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, नाउ एक फॉर्मूला और आता है, थोड़ा बहुत डेरिवेशन आप करोगे तो डेरिवेशन, जैसे अपन पढ़े थे एक चीज शियर स्ट्रेन, पढ़े थे ना शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन को हम किससे दिखाते हैं, गामा से, जो किसके इक्वल होता है, फाई के विच इज इक्वल टू थीटा आर अपॉन एल। ये होता है हमारा शियर स्ट्रेन। ठीक है, अब बाय विद द हेल्प ऑफ हुक्स लॉ का अगर हेल्प लें, हुक्स लॉ का हेल्प लें, तो शियर स्ट्रेन के टर्म में क्या आता था कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। ओके, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, ये आता था। और जब इन दोनों को इक्वल करना होता था तो ये किसके इक्वल हो जाता था, जी के ऊपर, वेयर जी क्या है, जी इज द रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये आ जाता है हमारा टर्म। तो इसको अगर पुट करें तो यहाँ से हमें जो टाउ की जो वैल्यू आती है, दिस टाउ इज इक्वल टू जी थीटा आर अपॉन एल। ये अगर उधर चला जाएगा और इसकी वैल्यू क्या है, थीटा आर अपॉन एल, ये फॉर्मूला हमारा बन के आता है टाउ इज इक्वल टू जी थीटा आर अपॉन एल। ये टाउ क्या है यहाँ पे, ये टाउ है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, इट इज टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। तो और ये फॉर्मूला जी थीटा आर अपॉन एल आता है, वेयर जी इज द रिजिडिटी। और जो जी की वैल्यू है, ये किस पे डिपेंड करती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये डिपेंड करती है मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी पे। ठीक है, और किसी चीज पे रेडियस एरिया और ये पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। तो एक फॉर्मूला आपको इस चैप्टर से याद करना है। अगर इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखोगे, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे, तो इसमें टॉर्सनल शियर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। तो अगर आप रेडियस को कम ज्यादा करते हो तो टॉर्सनल की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो जैसे कि मैं एक फिगर बना रहा हूं, दिस दिस, तो यहां से इसका है आर है, तो इन दैट केस जो टॉर्सनल की वैल्यू हो जाएगी टाउ, तो ये भी हमारा आर है, तो हर आर अगर सेम पे तो टाउ टाउ और टाउ ये तो सेम है, क्योंकि सेम ये भी आर पे। तो आर डिस्टेंस पे हमारा जो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस मिलता है दिस। बट जैसे हम आर की वैल्यू आर से आर डैश किए, ठीक है, आर डैश है कैपिटल आर किए, तो हमारा जो टॉर्सनल की वैल्यू आएगी दैट इज टाउ मैक्स आएगी आपको। ठीक है, दिस इज टाउ मैक्स, टाउ मैक्स। क्या समझ में आ रहा है कि जैसे रेडियस आप बढ़ाते जाओगे आपका टॉर्सनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। बट अगर यही चीज हम डायरेक्ट शियर स्ट्रेस में देखें, तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का जो हमारा फॉर्मूला आता है, क्या गाइस क्या आता था, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, इसको अगर और अच्छे से समझा जाए तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैं एक सर्कल बनाता हूँ। ओके, हमारे पास सर्कल टूल है तो हम उसी को यूज करते हैं।
ओके, मैं दो सर्कल बना रहा हूँ, एक दिस एंड वन दिस, ठीक है। और मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, सेंटर लाइन, ओके। और एक और लाइन ले लेता हूँ, ये एक फाइबर ले लिया मैंने, दिस इज फाइबर ए बी, और इसमें भी मैं फाइबर ले लेता हूँ। यहाँ एक और सर्कल की जरूरत पड़ेगी, ओके। और एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ये जो फिगर के लिए जो समझाने जा रहा हूँ मैं गाइस, ये जो है फॉर एग्जांपल, ये क्या है, हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। और ये फाइबर को मैं नाम दे रहा हूँ, डेट इज ए बी फाइबर, ठीक है। ये भी हमारा ए और बी फाइबर, ठीक है। तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस के केस में न्यूट्रल एक्सिस से फाइबर तक के डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, वाई, ठीक है, वाई बोलते हैं। तो अगर मैं एक और फाइबर बना दूं बीच में, इसका डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से क्या हो जाएगा, वाई डैश, और ये फाइबर को नाम देता हूं जी और एच। तो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस है गाइस, यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वाई की वैल्यू पे। शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस डिपेंड करता है वाई पे, कि न्यूट्रल एक्सिस से वाई की वैल्यू जितनी ज्यादा ऊपर नीचे होगी, टाउ का वैल्यू भी उस तरीके से बढ़ता जाएगा। मतलब क्या हुआ, नॉट अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली है, टाउ की वैल्यू ऊपर नीचे। फॉर एग्जांपल, ये जी वाई, यहाँ से इसकी दूरी वाई डैश है, यहाँ से देखो हर जगह से न्यूट्रल एक्सिस से इसकी दूरी हमारा वाई डैश ही है। तो इस जी एच फाइबर पे किसी भी पॉइंट पे, जी एच फाइबर के किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे डायरेक्ट शियर स्ट्रेस की वैल्यू, तो आपको सबकी सेम मिलेगी, सबकी शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपको सेम मिलेगी इस फाइबर पे, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से दूरी उस फाइबर की वाई डैश है। उसी तरह न्यूट्रल एक्सिस से जो ए बी फाइबर है उसकी दूरी कितनी है, वाई है। तो उसके किसी हर एक पॉइंट पे, ए बी के फाइबर के हर एक पॉइंट पे जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो सेम होगी, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। But in case of torsional shear stress, in case of torsional shear stress, because the torsional shear stress is directly proportional to radius, तो ये हमारा क्या है, फाइबर है, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। तो यहाँ से मान लीजिए इस पॉइंट का रेडियस कितना है, आर है। तो अगर मैं इस पॉइंट को बोलूं तो सेंटर से इस पॉइंट का रेडियस क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा। और इस पॉइंट को बोलूं तो सेंटर से इस पॉइंट का रेडियस क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि इस फाइबर पे जो पॉइंट मैं बना रहा हूँ, सब पॉइंट का सेंटर से रेडियस बदलता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है उसका टॉर्सनल भी बदलता जाएगा। तो फॉर एग्जांपल ये आर है, तो हमको यहाँ से टाउ मिल रहा है, हमको यहाँ से टाउ मिल रहा है, ठीक है, टाउ, टाउ टॉर्शन मिल रहा है। और जैसे सेंटर से हम दूर गए तो आर पे गए, तो हमें फिर क्या मिलने लगेगा, टाउ मैक्स मिलेगा, हमें टाउ मैक्स मिलेगा, ठीक है। दिस इज टाउ मैक्स। क्लियर हो गया कि जो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है वो डिपेंड करता है रेडियस पे। जैसे जैसे रेडियस कम ज्यादा होगा, टॉर्सनल की वैल्यू भी कम ज्यादा होगी। बट इन केस ऑफ डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, दोनों में टाउ ही यूज करते हैं हम, बट इन केस ऑफ डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, कि वाई की वैल्यू आप जैसे जैसे बढ़ाओगे तो आपकी टॉर्सनल की वैल्यू भी कम होती जाएगी। और टॉर्सनल डायरेक्ट शियर स्ट्रेस एट टॉप पॉइंट पे इट विल बी जीरो, क्योंकि डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का जो हमारा क्या कैसा बनता है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस डायग्राम पैराबोलिक और इन दिस। So at this point direct shear stress will be zero, direct shear stress will be zero, and at neutral axis the direct shear stress value will be maximum, ठीक है। इसलिए मैंने इसको बड़ा बड़ा मैग्नीट्यूड का बनाया है, और जैसे y ज्यादा दूर हो गया तो मैं छोटा मैग्नीट्यूड बनाया। और अगर टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का डायग्राम देखोगे तो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का डायग्राम जो बनता है कुछ इस तरीके का बनता है, ओके। अगर ट्विस्टिंग हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है तो हमारा ये होगा सिग्मा की वैल्यू। और एट सेंटर पे, क्योंकि रेडियस की दूरी जीरो है, रेडियस अगर जीरो होगा तो टाउ की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, तो टॉर्सनल एट सेंटर पे क्या हो जाएगा, जीरो। एंड इस तरीके से मैक्सिमम टाउ मैक्स, दिस इज टाउ मैक्स, टाउ जीरो टॉर्सनल के केस में। और डायरेक्ट शेयर में आई थिंक आपको अभी तक तो डिफरेंस दोनों में क्लियर हो गया होगा। तो ये तो था गाइस सर्कुलर का, सर्कुलर का आप बता दिए। चलो अगर मैं रेक्टेंगुलर सरफेस आपके सामने ड्रॉ करूं, फिर आप क्या करोगे, आप रेक्टेंगुलर का हमको शियर स्ट्रेस डायग्राम बना के, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस डायग्राम बना के बताओ। ये लो, मैंने रेक्टेंगुलर एक बना दिया, अब इसका बताओ भाई, इसका टॉर्सनल शियर स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनेगा।
अगर आप गाइस ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे मैक्सिमम टॉर्शनल का डायग्राम कहाँ आएगा, किस तरीके से बनेगा। अब तुम हमको ये बता, सबसे बड़ी रेडियस कहाँ होती है किसी भी इस रेक्टेंगल में, सबसे ज्यादा रेडियस, सबसे बड़ा रेडियस कहाँ से, क्या ये रेडियस ये बड़ा है? जी नहीं, ये रेडियस बड़ा है। यस, ये जो होता है कॉर्नर पॉइंट, ये सबसे ज्यादा होता है। तो अपन कह सकते हैं ये ज्यादा है ना, ये ज्यादा है। देयरफॉर एट दैट पॉइंट आपको मैक्सिमम मिलेगा, एट दैट पॉइंट आपको ये मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, और इस तरीके से हमारा एट सेंटर पॉइंट से इस तरीके से हमारा बनता जाएगा शियर स्ट्रेस डायग्राम। और इस तरीके से बना है, मतलब ट्विस्टिंग आपका किस डायरेक्शन में हो रहा है, ट्विस्टिंग आपका किस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा। ट्विस्टिंग जो है आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है ना। तो समझ में आया, क्योंकि जो रेक्टेंगुलर फेस का जो रेडियस है वो सबसे ज्यादा, ये रेडियस जो है ना गाइस, मान लीजिए इसकी वैल्यू कितनी 10 होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, पक्का ये 12 या 13 होगी। ठीक है, जो जहां सबसे ज्यादा मैक्सिमम है वहीं से हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पे टाउ मैक्स की वैल्यू, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस मैक्सिमम एट कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक है, ये चीज आप समझ लो और इसको अच्छे से समझ लो। सो गाइस, अपन शियर स्ट्रेस में जब बेंडिंग मूवमेंट एक्चुअली पढ़ रहे थे, तो सिग्मा बी की वैल्यू हमारी आई थी बेंडिंग मूवमेंट का, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट y अपॉन वाई मैक्स, ये हम पढ़े थे, याद है ना। बेंडिंग मूवमेंट में पढ़े थे, किसमें, बेंडिंग स्ट्रेस, दिस इज बेंडिंग स्ट्रेस में ये फॉर्मूला हम पढ़े थे। सेम टू सेम अगर हम टॉर्शनल शियर स्ट्रेस की बात करें तो यहाँ भी एक आता है कि टॉर्शनल शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू टाउ मैक्स, और ये किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे, तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर अपॉन दिस, तो हमारा ये बन जाएगा, है ना। तो जब बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ रहे थे तब हम देखे थे कि जो सिग्मा मैक्स, ये हमारा एक अननोन वैल्यू होती है, ये हमारी अननोन वैल्यू होती है, और इसको हम कैलकुलेट, मेजर नहीं कर सकते, इसको हम सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सिग्मा मैक्स की वैल्यू है वो हम कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था, बाद में जाकर क्या निकला, सिग्मा मैक्स की वैल्यू निकली थी एम अपॉन सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिग्मा मैक्स की वैल्यू जो पुट करनी थी वो एम अपॉन जेड से निकाल कर यहाँ पुट कर देते, तो उससे हमको बेंडिंग स्ट्रेस मिल जाता था। सेम इन दैट केस जो टाउ मैक्स है, ये भी हमारा एक अननोन वेक्टर आता है, ये हमारा एक अननोन है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, कैलकुलेट करना होगा। ये टाउ मैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमको जो फॉर्मूला आता है टाउ मैक्स विच इज इक्वल टू, दैट इज टी अपॉन जे इंटू आर, ये आता है हमारा। ठीक है, विच इज इक्वल टू टी अपॉन जेड पी। ठीक है, वेयर जेड अपॉन आर, जेड अपॉन आर इज इक्वल टू जेड पी। जेड पी क्या है हमारा, जेड पी है हमारा पोलर सेक्शन मॉडल, पोलर, ठीक है, जेड पी इज द पोलर सेक्शन मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। अब ये पोलर सेक्शन मॉडुलस किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन पे, बॉडी के क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे हमने सेक्शन मॉडुलस किस पे डिपेंड करता है, सेक्शन मॉडुलस और किसी भी प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। वैसे ही यहाँ भी जो जेडपी है पोलर सेक्शन मॉडुलस, ये भी एरिया पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ से हमने जब बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ रहे थे तो सिग्मा मैक्स की निकालने के लिए फॉर्मूला क्या निकला था, मोमेंट अपॉन जेड, दैट इज सेक्शन मॉडुलस। और इन केस ऑफ टॉर्शनल शियर स्ट्रेस में जो मैक्सिमम टॉर्शनल की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आता है टॉर्शन अपॉन पोलर मूवमेंट। देख लो, याद करने का तरीका है गाइस, इसको इस तरीके से एक दोनों में से कोई एक याद कर लोगे तो आपको दूसरा के अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, ये एक रिलेशन आता है। अब ये टाउ मैक्स की वैल्यू, ये टॉर्सन, आपको हर चीज का टॉर्सन क्या है आप मेजर कर सकते हो डिवाइस से। जेड पी की वैल्यू आप मेजर करके किसी भी बॉडी का आप कैलकुलेट कर सकते हो, पुट करोगे तो टाउ मैक्स निकल जाएगा। अब ये टाउ मैक्स की वैल्यू जो आप यहाँ पे पुट करोगे, रेडियस आप इजिली मेजर कर सकते हो। ठीक है, इसकी हेल्प से आपको टॉर्सनल शियर स्ट्रेस निकल जाएगा किसी भी बॉडी का। ओके, तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ से आपको ये फॉर्मूला याद करना है, दिस इज टाउ इज इक्वल टू टाउ मैक्स आर अपॉन आर। ठीक है, एक ये फॉर्मूला याद करना है आपको, और एक याद करना है कि टाउ मैक्स की जो है विच इज इक्वल टू टी अपॉन जेड, एक आपको ये याद करना है। ओके, तो यहाँ से फाइनली हमको क्या पता, इस फॉर्मूले से हमको ये पता चलता है गाइस
कि जो जेड पी और टाउ के बीच में इन्वर्सली है। मतलब अगर पोलर मूवमेंट ऑफ पोलर सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू बढ़ती है, मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शन, किसी भी बार का क्रॉस सेक्शन की चेंजेस होती है, क्रॉस सेक्शन बढ़ता है, इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो टॉर्सनल शियर है, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है, उसकी वैल्यू कम होगी, जिसकी वजह से आपका जो फेलियर का चांस है वो भी कम होगा, जिसकी वजह से आपका सेफ्टी बढ़ जाएगा, आपके ऑब्जेक्ट की सेफ्टी बढ़ जाएगा। तो हमारा पोलर किस पे डिपेंड करता है, हमारा दैट इज जेड पी किस पे डिपेंड करता है, एरिया और क्रॉस सेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो गाइस, अभी तक जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसको एक बार नोट कर लेते हैं। सबसे पहले जो एक फॉर्मूला हमने देखा, फाई इज इक्वल टू थीटा आर अपॉन एल। ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला हमारा बनकर आता है, दैट इज स्ट्रेन इज इक्वल टू थीटा आर अपॉन एल। ठीक है। उसके बाद आता है टॉर्सनल शियर स्ट्रेन, दैट इज टाउ इज इक्वल टू जी थीटा आर अपॉन एल। फिर आता है हमारा टाउ इज इक्वल टू टाउ मैक्स आर अपॉन आर, है ना। उसके बाद अगला फॉर्मूला आता है टाउ मैक्स का, विच इज इक्वल टू टी अपॉन जेड पी, वेयर जेड पी इज इक्वल टू जे अपॉन आर, है ना। तो आपको ये फॉर्मूला एकदम अच्छी तरीके से याद, ये 5 फॉर्मूला आपको फिलहाल याद करना है, और ये 5 फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाता है अच्छी तरीके से, तो आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टॉर्शनल shear stress for सर्कुलर सेक्शन। एक सर्कुलर सेक्शन के लिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अगर ये पूरा क्या है डी बाई डी है, ये कितना हो जाएगा डी बाई 2। ओके। तो सबसे पहला काम टाउ मैक्स निकालेंगे। टाउ मैक्स निकलेगा तब तो हम फिर जाकर टॉर्सनल शियर स्ट्रेस निकालेंगे ना। तो टाउ मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज टी अपॉन जेड पी, ये होता है। ठीक है। तो जेड पी क्या होता है, जे अपॉन आर। ओके। और आर क्या होता है गाइस, दिस डी बाई 2, और जे सर्कुलर के लिए जे क्या होता है, पाई बाई 32 डी का पावर 4। तो यहाँ से जो जेड पी की वैल्यू है वो कितनी आ गई, यहाँ से जो जेड पी की वैल्यू है इट इज पाई डी क्यूब अपॉन 16 आ जाएगी। इसको अगर आप यहाँ पुट करोगे तो टाउ मैक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब। ये लीजिए, तो टाउ मैक्स की मैक्सिमम टॉर्सनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू आपकी आ गई। क्लियर है इस सेक्शन के लिए। तो चलिए, मैक्सिमम आ गया, अगर आपको टॉर्सन मैक्सिमम का आ गया, बट अगर आपको टॉर्सनल पूछना है तो आप वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, बट अपन यही करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। इसी तरह अगर हॉलो सर्कुलर हो, ठीक है, इसका डायामीटर स्मॉल डी हो, इसका कैपिटल डी हो, इसका जो आता है टाउ मैक्स की वैल्यू वो भी आएगा 16 टी अपॉन, जो आपने देखा, पाई कैपिटल डी क्यूब 1 प्लस के का पावर 4, वेयर k इज इक्वल टू डी अपॉन डी। ओके। और यही अगर हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ओके, दिस रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इफ दिस इज बी एंड दिस इज डी, इन दैट केस टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला आएगा टाउ मैक्स विच इज इक्वल टू 60 अपॉन बी डी बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है। और यही अगर हमारा स्क्वायर सेक्शन है और तो स्क्वायर सेक्शन के लिए क्या करेंगे कि जो बी और डी है, बी और इसको इक्वल कर देंगे, बी इज इक्वल टू डी अगर हो गया तो स्क्वायर बन जाएगा हमारा। इन दैट केस टाउ मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 अपॉन बी डी, अगर सेम हो गया तो स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा तो रूट 2 बाहर हो जाएगा, और ये बाहर होके एक क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 2 बी क्यूब स्क्वायर के केस में। दिस इज फॉर स्क्वायर, दिस इज फॉर रेक्टेंगल, एंड दिस इज फॉर हॉलो सर्कुलर, एंड दिस इज फॉर सर्कुलर। तो कभी कभी पूछ देता है कि इसका क्या फॉर्मूला होगा, और आपको ऑप्शन देगा, तो आपको ये चीज याद है, हो जा रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं याद हो रहा है तो आप इसको डेरिवेशन करना सीख लें, बट याद तो करना पड़ेगा गाइस। पूछो क्यों,
चलो मान लेते हैं आपको ये याद नहीं हो रहा है, ठीक है, ये आप नहीं याद कर पाओगे, आप डेरिवेशन से करोगे, लेकिन जब आप डेरिवेशन करोगे तो जी जो होता है, जी इनर जो होता है मूवमेंट सक्शन मॉडुलस, इसकी जो पाई अपॉन 32 ये तो याद करते हो ना, पाई बाई 32 डी पावर 4 जे की वैल्यू याद ही करते हो ना, इसका तो डेरिवेशन फिर करने नहीं बैठते हो, तो गाइस याद करना ही पड़ रहा है, तो इसको क्यों याद करोगे आप डायरेक्ट ही याद कर लो ना, ज्यादा अच्छा है ना। हर केस में फिर हर केस में इसके केस में भी आएगा, इसके केस में भी याद करना पड़ जाएगा, जे की वैल्यू स्क्वायर के भी जे की वैल्यू याद करनी पड़ जाएगी, दिक्कत हो जाएगा। इससे अच्छा क्या है कि अपन डायरेक्ट यही याद कर लें, तो इसको याद कर लेते हो तो अच्छी बात है। एक टॉपिक और हम पढ़ेंगे टॉर्सन, टॉर्सनल स्टिफनेस। टॉर्सनल स्टिफनेस को स्मॉल क्यू से दिखाते हैं गाइस, और इसका फॉर्मूला होता है टॉर्सन अपॉन एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है। टॉर्सन, दिस इज न्यूटन मीटर, टॉर्सन का वैल्यू न्यूटन मीटर, और थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट का वैल्यू रेडियन, ठीक है। तो टॉर्सनल स्टिफनेस एक आप ये याद रखना, तो बस हो गया, आपको इतना ही फॉर्मूला याद करना है, इससे ज़्यादा आपको इस चैप्टर में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतनी ही टॉपिक से क्वेश्चन जनरली बन के आता है। लेकिन गाइज मैं आपको कुछ चीज़ें और बताने वाला हूँ, बट ये आप रिलेट करना, आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सबका तरीका सेम है, बस कैलकुलेट करने का बस थोड़ा सा चेंज, सब कुछ सेम, मैक्सिमम चीज़ें सेम है, ठीक है। तो उससे पहले अपन थोड़ा बैक चलते हैं, यहाँ पे जो मैंने ये 5 फार्मूला लिखा है, इसके अलावा छठा फार्मूला एक और है, इट इज टी अपॉन जे, जो शुरू में ही मैं लिखवाया था, इसको अगर आप रिलेट करोगे, टी अपॉन जे टाउ अपॉन आर विच इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, और इसको अपन बोलते हैं टॉर्सनल इक्वेशन या टॉर्सनल फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर आप थीटा देखोगे, थीटा तो थीटा क्या हो जाएगा, टी एल अपॉन जी जे, और ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट हुआ। अब ये एंगल ऑफ ट्विस्ट अलग अलग बार का हम देखेंगे, मतलब अगर इस तरीके का बार है, इस तरीके का बार है, और इस पे जब हमारा ये लग रहा है, टीएसएल लग रहा है, तो इसकी वजह से जो एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर ये बार स्टेप कट का है, इस तरीके का है, इन दैट केस थीटा की वैल्यू क्या होगी, मतलब जैसे अपन डिफ्लेक्शन पढ़ते थे ना एक्सीएल में, उसी तरह यहाँ पे थीटा पढ़ेंगे। यही चीज अगर टेपर सेक्शन का हुआ, इन दैट केस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अपन ये 3 चीज देखेंगे कैलकुलेट करना, जैसा जैसे एक्सीएल में चीजें करते थे ना, अगर भूल गए हो तो एक्सीएल वाली वीडियो देखो, उसमें मैं बहुत डिटेल में बताया हूँ तीनों का अलग अलग। सेम चीज यहाँ भी करना है, वहां आप डेल यूज कर रहे थे डिफ्लेक्शन के लिए, यहाँ भी डिफ्लेक्शन ना बोलकर यहाँ पे हम ट्विस्ट डिफ्लेक्शन कहेंगे, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, टी एल अपॉन जी जे, ठीक है। तो एक दो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, बाकी तो आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका फॉर्मूला आप याद रखोगे तो बहुत ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक बार है, ये बार है, इस बार पे इधर से ये टॉर्सनल 2t का ट्विस्टिंग हो रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ पे भी टॉर्सनल हो रहा है इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में, टी अमाउंट ऑफ इसकी मैग्नीट्यूड है, ये एक क्लॉकवाइज में हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड है 3t, ओके, और इस बार का भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, 4t मैग्नीट्यूड है इसका। ये हो गया बार 1, दिस इज बार 2, दिस इज बार 3, दिस इज बार 4। इस जितने बार ये लगे हुए हैं, सबका जो रिजिडिटी की वैल्यू है वो जी है, सबकी रिजिडिटी की वैल्यू यहाँ पे सेम है, ठीक है। सबका पोलर मूवमेंट की वैल्यू सेम है, सबका लेंथ भी सेम है, एल 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 सबका सेम है, ठीक है। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, टोटल एंगल ट्विस्ट निकालना है, टोटल भाई कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, या फिर अपन डिफ्लेक्शन एक्सियल लोड लगता है तब कहते हैं यहाँ ट्विस्टिंग हो रहा था, टोटल ट्विस्टिंग कितना हो रहा है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम एक रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये रिजल्टेंट जो होगा, अगर ये इस डायरेक्शन में लग रहा है तो रिजल्टेंट उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो रिजल्टेंट जो है ये, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो गाइस, ये 2t और ये t एक ही डायरेक्शन में आती, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 3t और ये अपोजिट, तो ये पूरा कट गया। फिर ये एक 4t जा रहा है किधर, एंटी क्लॉक। अब क्या करेंगे गाइस, एंड जो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेकर चलेंगे। तो ये 2t और ये दोनों मिलके हो गया 3t, ठीक है, और ये 3t हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, बच गया 4t। तो ये क्या हो जाएगा, r की वैल्यू यहाँ पे 4t, ठीक है, और एक क्लॉकवाइज में हो रहा है,
तो हम +40, तो रिजल्टेंट कितना निकल गया हमारा 4t। ठीक है, बाकी सब चीजों को हम हटा देते हैं, तो रिजल्टेंट हमारा आ गया 4t। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमारा निपट गया। अब क्या करेंगे हम, सबका हर मेंबर में टॉर्सन कितना हो रहा है वो निकाल लेते हैं। तो मेंबर 1 में टॉर्सन कितना हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी। मेंबर 1 को क्या करो, सेक्शन मॉडुलस कट कर दो उसको। ठीक है, और देखो राइट में क्या दिख रहा है, 4t दिख रहा है, तो इसकी टॉर्सन की वैल्यू क्या हो गई, 4t। ठीक है, नाउ सेकेंड मेंबर में T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट तरफ देखो, ये 4t और ये 4t, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉक 4t, और ये 40 था ना, ये 40 को मैं लिख ही दे रहा हूँ, और ये हमारा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो -40, तो ये हो जाएगा T2 की वैल्यू 0। T3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस सेक्शन पे, तो अभी तक 0 था तो ये 0 में लिखूंगा, और राइट में देखो 3t हमको क्या दिख रहा है क्लॉकवाइज में, तो +3t, तो T3 की वैल्यू हो जाएगी 3t। ठीक है, तो T4 क्या हो जाएगा, ये जो 3t अभी तक चल रहा है ये 3t, T4 में 3t, और इधर तरफ देखो एंटी क्लॉक में दिख रहा है, दैट इज -t विच इज इक्वल टू 2t। ओके, गलत तो नहीं है, सबकी वैल्यू सही है। तो T1 की वैल्यू आ गई, T3 की वैल्यू आ गई, T2 की वैल्यू आ गई, और T4 की वैल्यू आ गई, सारी वैल्यूज हमारी यहाँ पे आ चुकी हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, T की वैल्यू तो आ गई, अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला फॉर सर्कुलर सेक्शन, क्योंकि इसका सेक्शन क्या कैसा है, सर्कुलर है, सर्कुलर सेक्शन का क्या आता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला पीछे अपन ने पढ़ा था ना, सर्कुलर सेक्शन का क्या आया था भाई, हमारा 16t/πd3 ये आया था। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं 16t, तो हर बार का क्या होगा, सब बार का हम सारे बार का T1 का T2 का सबका निकालेंगे, तो मेंबर 1 का जो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है T1, दैट इज टाउ मैक्सिमम 16t1/पाई d1 का क्यूब, है ना, विच इज इक्वल टू क्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 64, क्योंकि हमारा T1 की जो वैल्यू है, T1 यहाँ पे है ना, तो T1 की वैल्यू क्या है 4t, तो हो जाएगा 64t/ क्या हो जाएगा πd3। इसी तरह सिग्मा 2 का निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना। T2 टाउ का टॉर्सनल शियर स्ट्रेस इन मेंबर 2, क्योंकि ये वैल्यू 0 0 से कट जाएगा, आ जाएगा। वैसे ही टाउ 3 का निकाल लीजिए, वैसे ही टाउ 4 का निकाल लीजिए, और फाइनली इसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्विस्ट का फॉर्मूला, टोटल ट्विस्ट कितना हो जाएगा, θ1 प्लस θ2 का, मेंबर 3 का और मेंबर 4 का। θ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, T1 L1/G, G और J, और L भी सेम है, इसलिए बस इस तरीके से लिखेंगे। इसका क्या हो जाएगा T2 L/GJ, क्योंकि सबका GJ और L सेम है। इसका क्या हो जाएगा T3 L/GJ, इसका क्या हो जाएगा T4 L/GJ, है ना। तो यहाँ से L/GJ कॉमन अंदर आ जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। ओके, तो ये L/GJ, T1 की वैल्यू कितनी आई 64t/πd3, T2 की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, और ये पुट करने की क्या जरूरत है, ये करने की जरूरत नहीं है, T1 T2 की वैल्यू है ना, टॉर्सन की वैल्यू है गाइज, ना कि टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का, टॉर्सन है T, तो T1 की वैल्यू कितनी निकली है 40 निकली है, T2 ये रहा 40। ठीक है, ये T कैपिटल T टॉर्सन और स्मॉल t टॉर्सनल शियर, दिस इज टॉर्सन, दिस इज टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। तो हमको यहाँ पे टॉर्सनल चाहिए नहीं, हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा, तो ये 0 प्लस क्या है 3t प्लस T4 का वैल्यू क्या है 2t, यहाँ से थीटा की जो वैल्यू निकल जाएगी आपकी लगभग 9tL/G, जे क्या हो जाएगा सर्कुलर के लिए π/32 d का 4, और इसको ऊपर जब भेजोगे तो वो आ जाएगा 288tL/π d⁴ G। ये लीजिए निकल लिया इस बार का हमारा ट्विस्टिंग, क्लियर है। इसी तरीके से अगर बार आपका टेपर बार हो, इसी तरीके से अगर टेपर बार हो, ये सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3, इसी तरह सेम टू सेम क्या करना, सबसे पहले T1 T2 और T3 की वैल्यू निकालना। ठीक है, अगर ट्विस्ट पूछा है तो फिर सेम टू सेम θ1 प्लस θ2
प्लस थीटा 3 निकाल कर वैल्यू पुट कर देना, आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर हर एक मेंबर में अगर पूछा आपसे ट्विस्टिंग पूछा तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लेना। अगर ये पूछा कि मेंबर 1 में टॉर्सनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, तब आप टाउ 1 निकालना, मतलब टाउ मैक्स निकालोगे, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना होता है सर्कुलर के लिए 16t अपॉन पाई, कितना होता है टाउ मैक्स की वैल्यू, टाउ मैक्स की वैल्यू 16t अपॉन पाई डी क्यू, तब निकालना ये चीज 16t अपॉन पाई डी क्यू, जब पूछेगा कि इस मेंबर का टॉर्सनल बताओ। अदरवाइज सिर्फ ज्यादातर क्वेश्चन में डायरेक्ट थीटा की वैल्यू पूछता है, थीटा टोटल कितना होगा, तो आप इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हो। अब उसके अलावा अगर पूछा कि मेंबर 1 में या मेंबर 2 या मेंबर 3 में कितना टॉर्सनल शियर स्ट्रेस होगा, तो आपको टाउ 1 मतलब टाउ मैक्स की वैल्यू निकालना होगा। और सर्कुलर सेक्शन के लिए ये होता है। स्क्वायर सेक्शन हुआ तो उसके लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर सर्कुलर हॉलो सर्कुलर हुआ तो ये, अगर रेक्टेंगल हुआ तो दिस, स्क्वायर हुआ तो दिस, ठीक है। आप इस तरीके से निकाल लेना। अब यही गाइस अगर सेक्शन हमारा टेपर हुआ, सेक्शन टेपर हुआ, इन दैट केस क्या करोगे, ये हमारा D2 है, ये हमारा D1 है, और ये इस तरीके से टॉर्सन हो रहा था, और रिफ्लेक्शन में ये भी T होगा, ठीक है। इन दैट केस क्या वैल्यू आएगी, थीटा T किया, थीटा टोटल का वैल्यू, तो थीटा टोटल का वैल्यू अपन ऐसे निकालते हैं ना, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको काम आएगा फॉर्मूला सिर्फ, दैट इज 32 टी एल अपॉन 3 पाई G1 का क्यूब D2 का क्यूब G D1 का स्क्वायर प्लस D1 D2 प्लस D2 का स्क्वायर। ये निकलता है टेपर सेक्शन का थीटा टी का वैल्यू। ओके, तो अगर पूछा तो आप ये फॉर्मूला याद रहा तो ठीक, नहीं रहा तो आपको डेरिवेशन करके निकालना पड़ेगा। इसका डेरिवेशन देखना है तो मेरे यूनिवर्सिटी लेवल के सिलेबस में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बट मैं बता रहा हूँ कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आता है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है सिंपल इस तरीके के बार से, या टेपर स्टेप वाले बार से, ठीक है। टेपर के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, अगर आएंगे इस तरीके तो मैं आपको इसका डेरिवेशन जरूर बताऊंगा जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। सो फाइनली गाइज हमारा खत्म होता है यहाँ पे टॉर्सन चैप्टर। और टॉर्सन में और भी बहुत कुछ है, बट हमको वो सब चीज़ें नहीं पढ़ना है। बहुत डीप तक जाओगे कोर्स समझ एक्स्ट्रा जानने के लिए, हमें उतना नहीं जानना है। हमने अभी तक जितना पढ़ा इतना काफ़ी है जूनियर इंजीनियरिंग के एग्जाम्स के लिए। और आपके बेसिक्स भी क्लियर होंगे किस तरीके से क्या चीज़ें हो रही है, क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है। और मेन फॉर्मूला भी आ ही गया है, याद हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो एक बार एक अलग सा नोट्स बनाओ, टॉर्सन चैप्टर का नाम डालो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो ताकि याद हो जाए आपको, ठीक है। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लगाना। सो पहला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। The ratio of polar movement of inertia to the radius of the shaft is known as shaft stiffness, flexural rigidity, torsional rigidity या torsional section modulus। जाहिर सी बात है, अब ये हमने इसमें एक ही चीज पढ़ा था, जेड पी की वैल्यू हमने देखा था। क्या देखा था जेड पी की वैल्यू, हमने देखा था कि जेड पी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, दैट इज पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन आर, यही था ना, हमने देखा था। और इसको क्या बोलते थे अपन, जेड पी को, इट इज द टॉर्सनल सेक्शन मोड। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। In order to produce bending and shear stresses of equal magnitude at the extreme fiber of a circular cross section under the action of combined bending and torsion, the ratio of bending to twisting movement must be produce bending and shear stress equal magnitude, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं इस तरीके से कि जो बेंडिंग स्ट्रेसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू shear stresses, मतलब इज इक्वल टू shear stresses, एंड फॉर सर्कुलर है ना, बेंडिंग मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीम फाइबर क्रॉस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए क्या आता है बेंडिंग स्ट्रेस हमारा, बेंडिंग स्ट्रेस आता है हमारा 32 m अपॉन क्या आएगा, इट इज पाई डी क्यू। और शियर स्ट्रेस सर्कुलर के लिए क्या हमने देखा था फॉर्मूला, 16t अपॉन पाई डी क्यू, है ना। ये पाई डी क्यूब कट गया, 16 2 जा
ये आ गया आपका, दैट इज m अपॉन टी, इधर कर दीजिए, उधर हो जाएगा 1/2, तो हाफ। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। यही तो पूछा है। तो बेंडिंग एंड टॉर्सनल का रेशियो, बेंडिंग एंड टॉर्सनल का रेशियो 1/2। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो एक ही बार में बता दो। अ सॉलिड शाफ्ट ट्रांसमिट अ टॉर्क, द अलाउएबल शियर स्ट्रेस इज, अभी आपने देखा शियर स्ट्रेस सर्कुलर में शाफ्ट में 16 T अपॉन पाई डी क्यूब, पाई डी क्यूब। तो क्या पूछा है, सॉलिड शाफ्ट ट्रांसमिट अ टॉर्क इतना, तो इसमें कैपिटल टी क्या है, टॉर्क है या टॉर्जन है। द अलाउएबल शियर स्ट्रेस इज टाउ, द डायमीटर इज, ये अलाउएबल शियर स्ट्रेस, दिस इज टॉर्क, देन डायमीटर विल बी, तो डी क्यूब इज इक्वल टू 16T अपॉन पाई और दिस, तो डी क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 16T अपॉन पाई दिस, है ना। कोई ऑप्शन दिख रहा है? ओ सॉरी, यहाँ पे मैं स्ट्रेस लिख दिया क्या, दिस इज नॉट स्ट्रेस, दिस इज टाउ, टाउ इज इक्वल टू 16T अपॉन पाई डी क्यूब, ठीक है। तो इधर टाउ, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आई थिंक ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। द टॉर्क प्रोड्यूसिंग अ यूनिट ट्विस्ट इन अ शाफ्ट ऑफ यूनिट लेंथ इज, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि फॉर्मूला क्या बनता है गाइज, हमारा फॉर्मूला बनता है टी अपॉन जे इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, याद है ये फॉर्मूला। तो टॉर्क प्रोड्यूसिंग अ यूनिट ट्विस्ट, तो थीटा को इधर कर दें तो ये हो जाएगा टी अपॉन थीटा, ठीक है, विच इज इक्वल टू जी जे अपॉन एल, ये हो जाएगा। इन अ शाफ्ट ऑफ यूनिट लेंथ इज, यूनिट लेंथ भी बोल रहा है साथ में, तो लेंथ को भी इधर ट्रांसफर करते हैं, थीटा इज इक्वल टू जी जे, ये हुआ। तो किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा, डायरेक्ट टॉर्सनल रिजिडिटी पे, क्योंकि यहाँ पे जो जे है पोलर, और पोलर मूवमेंट तो दिया नहीं, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो दिया ही नहीं है, एक और है ऑप्शन जी, और जी क्या होता है, टॉर्सनल रिजिडिटी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ना अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा सा है, जल्दी से कर लेंगे अपन। अ सर्कुलर शाफ्ट ऑफ लेंथ एल, डाया डी, फिक्स्ड इन वन एंड, ठीक है, सर्कुलर शाफ्ट है, लेंथ एल है, डाया उसका डी है, फिक्स एक एंड से फिक्स है, ठीक है। द अदर एंड ऑफ द शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मूवमेंट, इस तरीके का कुछ शाफ्ट है, इधर ट्विस्टिंग मूवमेंट इसको मिल रहा है टी। The angle of rotation of the free end with respect to fixed end is theta. Okay, theta है. What will be the angle of rotation of the free end if the length is double and the diameter is, length is double and the diameter reduced to d by 2? तो पहले थीटा की वैल्यू निकाल लें। ट्विस्टिंग मूवमेंट में थीटा की वैल्यू क्या आती है, दैट इज टी एल अपॉन जी जे, और सर्कुलर है तो जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, जे की वैल्यू क्या है सर्कुलर में, दैट इज टी एल अपॉन जी, सर्कुलर के लिए जी का वैल्यू क्या होता है, पाई बाई 32 डी का पावर 4, है ना। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज 32 टी एल अपॉन जी पाई डी का पावर 4, ठीक है। बट ये तो केस वन हो गया, दिस इज केस वन। केस टू क्या कह रहा है गाइस, केस टू क्या कह रहा है कि लेंथ इज डबल, ठीक है, लेंथ इज डबल, लेंथ को डबल कर दें और डायमीटर को हाफ कर दें। इन दैट केस तो थीटा डैश इज इक्वल टू टी, लेंथ को डबल कर दें तो 2l अपॉन जी, और डाया को क्या कर दें, हाफ कर दें। तो डाया को हाफ कर दिया जाए, डायमीटर इज रिड्यूस टू डी बाई टू, डायमीटर को हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 32 डाया डी बाई टू का पावर 4, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसमें से अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको ऊपर करेंगे तो ये क्या चला जाएगा, 2 4 4 हो जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा, है ना। ये तो ये 32 ऊपर चला जाएगा, तो 32 ऊपर चला गया, और अंदर क्या है T2L, ये 2 बाहर निकलेगा तो 4 मल्टी 2 का पावर 4, 16, और 16 का ऊपर 2 चला जाएगा 32, तो 32 TL अपॉन क्या हो जाएगा नीचे, जी बचेगा, पाई बचेगा, और डी का पावर 4 बचेगा। तो ये देखो ये और ये मैच कर रहा है, और ये किसकी वैल्यू, ये है थीटा की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा आंसर हमारा, दैट इज 32, और इस पूरे को लिख सकते हैं थीटा, तो 32 थीटा अपना सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग assumption इज द थ्योरी ऑफ प्योर टॉर्सन इज फॉल्स, द ट्विस्ट इज यूनिफॉर्म अलोंग द लेंथ, ऐसा यही हमको लग रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर सेक्शन थ्रू आउट, हाँ यूनिफॉर्म तो होना चाहिए अगर प्योर टॉर्सन चाहिए तो। क्रॉस सेक्शनल प्लेन बिफोर टॉर्सन रिमेन प्लेन आफ्टर टॉर्सन, ठीक है। ऑल रेडियाई गेट ट्विस्टेड ड्यू टू टॉर्सन, सच ऐसी बात है, सारा का सारा रेडियाई, क्योंकि ट्विस्टिंग अभी हम फॉर्मूला देखे थे,
हर रेडियाई पे ट्विस्ट होगा, तो ऑप्शन ए जो है यही गलत है कि द ट्विस्ट इज यूनिफॉर्म अलोंग द लेंथ। हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो ट्विस्टिंग होता है अलग अलग लेंथ पे चेंज हो रहा था। ठीक है, ये देखते हैं। Now, if two shafts of the same length, one of which is hollow, transmit equal torque and have equal maximum stress, then they should have equal polar moment of inertia, polar modulus of section, diameter या angle of twist. So अगर हम सॉलिड शाफ्ट की बात करें, यहाँ पे दो शाफ्ट हैं, टू शाफ्ट ऑफ सेम लेंथ हैं, वन विच हॉलो एंड ट्रांसमिट इक्वल टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है, इक्वल मैक्सिमम स्ट्रेस है, स्ट्रेस और टॉर्क का रिलेशन है दिस सर्कुलर शाफ्ट का पाई डी का पावर 3 है ना, ये है। ओके, तो एंड दिस इज इक्वल टू टी अपॉन जेड पी, है ना, जेड पी की तो वैल्यू है पाई डी क्यू अपॉन 16 सॉलिड शाफ्ट के लिए। हॉलो शाफ्ट के लिए देखा जाए तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, हॉलो शाफ्ट के लिए भी टाउ की वैल्यू हो जाएगी 16 टी पाई डी क्यू की जगह क्या आ जाएगा, डी क्यूब हमारा इसमें कॉमन हो जाएगा और 1 माइनस के का पावर आ जाता है 4, वेयर के इज स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, क्योंकि हॉलो शाफ्ट है ना, तो ये होगा इसका डी और ये बाहर वाले का कैपिटल डी। ठीक है, एंड दिस इज बिकम इक्वल टू टी अपॉन जेड पी डैश। ठीक है, and in case of same torque say equal torque and have equal stresses, इक्वल दोनों का टॉर्क स्ट्रेसेस भी इक्वल होगा और टॉर्क भी इक्वल हो जाएगा। इन डैश केस जेड पी इज इक्वल टू जेड पी डैश, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या इक्वल दिख रहा है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या है, जेड पी क्या है हमारा, पोलर मॉडुलस ऑफ सेक्शन, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्कुलर शाफ्ट, सर्कुलर शाफ्ट कैन ट्रांसमिट अ टॉर्क की वैल्यू दी है, कैपिटल टी की वैल्यू दी है टॉर्क, दिस इफ द टॉर्क इज रिड्यूस्ड टू इतना कम हो रहा है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट दैट कैन बी अप्लाइड टू द शाफ्ट इज। नाउ एक रिलेशन आता है टॉर्क और मूवमेंट के बीच में, टॉर्क और मूवमेंट का एक रिलेशन आता है जो मैंने आपको बताया नहीं, वो होता है टी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ टॉर्क का स्क्वायर, टॉर्सन का स्क्वायर प्लस मूवमेंट का स्क्वायर। ठीक है, तो सर्कुलर शाफ्ट कैन ट्रांसमिट टॉर्क 13 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गया 13 विच इज इक्वल टू रूट ऑफ कितना, रिड्यूस टू 12, ये हो गया 12 का स्क्वायर एम का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपको m की वैल्यू निकालना है, तो m की वैल्यू तो आराम से निकाल लोगे और इसकी आएगी 5 किलो न्यूटन के आसपास निकलेगा, तो ऑप्शन सी सही इज योर राइट आंसर। तो ये रिलेशन एक याद कर लेना गाइस, एक्स्ट्रा चीज आपको याद करना है ये रिलेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द स्पिंडल ऑफ मशीन टूल इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग टाइप ऑफ लोड। स्पिंडल ऑफ मशीन टूल कैसा लोड एब्जॉर्व करता है, यस या टॉर्सनल लोड, क्योंकि ट्विस्ट हो रहा है ना, जब उस पे कोई सिप सेट करते हो तो इसेंट्रिक लोड लगता है, टीएसएल, ईटीसीएल, ईटीएसएल, इसेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड के कारण हमारा ट्विस्टिंग डेवलप होगा, इट मींस टॉर्सनल। शाफ्ट की बात कर रहे हैं, एक एंड, क्योंकि स्पिंडल जो होता है एक एंड से फिक्स होता है, दूसरे एंड से रोटेट होता है ना मशीन टूल का, तो जाहिर सी बात है टॉर्सनल ही आएगा उसमें। अगला देखते हैं, द शियर स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर शाफ्ट अंडर टॉर्सन इज, व्हाट इज द शियर स्ट्रेस एट सेंटर ऑफ द सर्कुलर शाफ्ट अंडर टॉर्सन इज, जल्दी बताइए क्या कह रहा है, समझ में आया। टाई की वैल्यू पूछ रहा है, बट टॉर्सन के केस में, टॉर्सन के केस में, टॉर्सन के केस में क्या बनता है एट सेंटर पे, टॉर्सन के केस में टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो सेंटर में टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, कैसा ग्राफ बनता है हमारा, इस तरह एक ग्राफ बनता है ना, ये टाउ इज मैक्सिमम या टाउ इज 0, किसके केस में, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस के केस में, तो 0 सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर एनी गिवन पावर एंड परमिसिबल शियर स्ट्रेस द रोटेशन स्पीड ऑफ अ शाफ्ट एंड इट्स डायमीटर आर करेक्टली बाय द एक्सप्रेशन ऑफ, ओके क्या कह रहा है, फॉर एनी गिवन पावर। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन ओमेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी, ये फॉर्मूला तो याद ही होगा। एंड परमिसिबल शियर स्ट्रेस, द रोटेशनल स्पीड ऑफ शाफ्ट, परमिसिबल शियर स्ट्रेस, that is tau is equal to
16t upon pi d cube. Okay, and its diameter are correlated by the expression. पावर का क्या रिलेशन होगा? तो यहाँ से देखिए पावर इज इक्वल टू टी ओमेगा है, यहाँ पे टी अगर एक तरफ कर दें तो इधर की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई डी क्यूब टाउ अपॉन 16, ये हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे पुट कर देते हैं रिलेशन बनाने के लिए, तो पावर इज इक्वल टू पाई डी क्यूब टाउ अपॉन 16 इंटू ओमेगा, ओमेगा क्या बोलते हैं? 2 पाई एन अपॉन 16, है ना। ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई एन अपॉन 16। तो ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें कि गिवन पावर एंड परमिसिबल स्ट्रेस द रोटेशन स्पीड ऑफ शाफ्ट का एंड उसका डायामीटर का। तो यहाँ पे देखो रोटेशन स्पीड क्या है? एन है, और उसका डायामीटर क्या है? दिस। इनके बीच का रिलेशन क्या है? एन डी क्यूब। तो एन डी क्यूब वाला कौन सा है? एन डी क्यूब विच इज कांस्टेंट, ये ऑप्शन सही है। कुछ कुछ क्वेश्चंस को हिंट से भी किया जा सकता है गाइस। अ सॉलिड शाफ्ट ट्रांसमिट इतना पावर एट इतना, कैलकुलेट द टॉर्क। बहुत आसान है, एक ही बार में कैलकुलेट करो ना यार। पावर कितना है? 44, एन कितना है? 700। तो पावर इज इक्वल टू टी ओमेगा, दैट इज टी 2 पाई एन अपॉन 60, है ना। तो क्या कैलकुलेट, टॉर्क कैलकुलेट करना है, टॉर्क को यहीं रहने दो, बाकी उधर ट्रांसफर कर दो। तो पावर कितना है? 44 इंटू 10 पावर 3 किलोवाट में, है ना। तो 44 इंटू 10 पावर 3, या फिर दिस, ओके, इंटू 60 अपॉन 2 पाई इंटू एन की वैल्यू क्या है? 700 इज इक्वल टू टी। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आसपास 10 न्यूटन के आसपास निकलेगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, two shaft, one solid and other hollow, are made of the same material, are having same length and weight. The hollow shaft as compared to solid shaft, हमेशा गाइस स्ट्रेंथ के मामले में hollow shaft जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है as compared to solid shaft, ठीक है। सॉलिड शाफ्ट, क्योंकि हॉलो शाफ्ट में अगर देखोगे गाइस इस तरीके से होता है ना। तो अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है तो न्यूट्रल एक्सिस से मान लीजिए मुझे इस सरफेस पे अगर टॉर्स स्ट्रेस निकालना है तो इसके ऊपर वाले पार्ट को हैच करते हो तो सीजी पॉइंट, तो यहाँ से वाई की वैल्यू एट सीजी तक, वाई डैश की वैल्यू एज, तो स्ट्रेंथ की कंपेरिजन करेंगे तो स्ट्रेंथ के कंपेरिजन में हॉलो जो शाफ्ट होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी बेंडिंग स्ट्रेस कम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड वाला जो होता है इजिली बेंड हो जाता है, बट हॉलो वाला बेंड नहीं होता है। तो hollow shaft is more strong than solid shaft. Torsional rigidity of a solid circular shaft of diameter d is proportional to, okay, torsional rigidity। तो आते हैं अपने पुराने फॉर्मूले पे, क्या होता है भाई? कैपिटल टी अपॉन जे इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, है ना। ये है टॉर्सनल रिजिडिटी। क्या है टॉर्सनल रिजिडिटी? ये क्या है? जे। टॉर्सनल रिजिडिटी जे की, जे क्या होता है सर्कुलर शाफ्ट के लिए? जे की वैल्यू इट इज पाई बाई 32 डी का क्यूब, है ना। सॉरी डी का 4, ओके, डी का 4। जेड पी का वैल्यू होता है डी का क्यूब, बट जे की वैल्यू पाई बाई 32 डी का 4, ठीक है। सो यहाँ से देखोगे जी जे एक साथ है तो एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। where this is the torsional rigidity which is equal to g into pi 32 d का power 4, therefore torsional rigidity is directly proportional to d का power 4। कहीं ऑप्शन है d का power 4? बिकॉज g को क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बट जब ये g हमारा कहाँ यूज होता है? टॉर्सन के साथ यूज होता है। इन दैट केस टॉर्सनल रिजिडिटी की बात करेंगे तो g और j साथ में मिलकर टॉर्सनल रिजिडिटी कहलाता है, ठीक है। इसलिए ये चीज ध्यान में रखना। नाउ अ सॉलिड शाफ्ट कैन रेजिस्ट अ बेंडिंग मूवमेंट, कितना है? 3 कुछ दिया हुआ है, 3, ओके, 3 किलोवाट, 3 किलो न्यूटन मीटर एंड अ ट्विस्टिंग मूवमेंट इज दिस। सॉलिड शाफ्ट कैन रेजिस्ट अ बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट दिया है और ट्विस्टिंग मूवमेंट दिया है, इतना टू गेट द मैक्सिमम टॉर्क। अभी तो कराया था क्वेश्चन, क्या रिलेशन बनता है टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क के बीच में? तो मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? रूट ऑफ टी का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर, ठीक है। तो दिया है 3 का स्क्वायर तो ये 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, दैट इज 25 और विच इज इक्वल टू 5। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सेफ ट्विस्टिंग मूवमेंट फॉर अ कंपाउंड शाफ्ट इज इक्वल टू
इज इक्वल टू मैक्सिमम कैलकुलेटेड वैल्यू, मिनिमम कैलकुलेटेड वैल्यू, मीन वैल्यू या एक्सट्रीम वैल्यू फॉर अ कंपाउंड शाफ्ट सेफ ट्विस्टिंग मूवमेंट इज मिनिमम कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, इट इज अ मिनिमम कैलकुलेटेड वैल्यू होता है। तो जो मैक्सिमम टाउ मैक्स, तो गाइस क्या होता है, टाउ थ्योरी ऑफ फेलियर में टाउ मैक्स की जो वैल्यू होती है या किसी भी मैक्सिमम शियर की वैल्यू होती है वो हमेशा सेफ से कम ही होती है ना, मिनिमम कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, चलो ठीक है गाइज, और क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप करना। अभी थोड़ा सा एक्चुअली मुझे जाना होगा, नहीं तो मैं और क्वेश्चन कराता, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, कुछ यही क्वेश्चन बचे हैं, सेम सेम है। ठीक है, आप ट्राई करो इसको, अपन मिलते हैं। ये क्वेश्चन देखो मैंने अभी थ्योरी में कराया ना, स्टेप का सेम टू सेम करना, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर जो है वो आपका आ जाएगा, डेट इज बी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दे रहा हूँ और मैं फिर जल्दी से जाना है मुझे, तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन 29 का लॉन्ग एंड नैरो क्रॉस सेक्शनल है, रेशियो ऑफ दिस एंड ब्रीथ एंड थिकनेस दिया हुआ है, टॉर्शनल है, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर, वही फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू टी के टर्म्स में। ठीक है, तो इसका आंसर अपना निकलेगा, दिस इज नन ऑफ दिस, ये हमारे बस का ही नहीं है। ठीक है, ये पुट करोगे वैल्यू तो आंसर एक्स्ट्रा ही निकलेगा हमारा। वैसे ये क्वेश्चन है, स्टेप कर, एक साफ्ट इस तरीके का, एक छोटा साफ्ट है, ट्विस्ट हो रहा है इधर से, तो आप निकाल लेना, बहुत अच्छी तरीके से मैं सिखाया हूँ निकालना। इसका भी जो आंसर निकलेगा दैट इज